नमस्कार, महिला सशक्तिकरण पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में हिंदुस्तान में और खास करके शहरों में महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ रुख कर चुकी हैं। जब आप शहरों को देखते हैं तो वहां आप महिलाओं को आराम से आज़ादी के साथ घूमते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि वो जो पहनना चाहती हैं, जो खाना चाहती हैं, जो कहना चाहती हैं, वो सब करती हैं। लेकिन क्या उन्हें वो आज़ादी आज तक मिल पाई है जिसकी ज़रूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में, और कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप एक पुरुष हैं, महिलाओं के बारे में पुरुष खास तौर पे ज़रूर एक नज़रिया रखते हैं। आपको क्या लगता है, आपके साथ इतनी सारी आपकी को स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पढ़ती हैं, क्या वाकई में महिला को आज की डेट में एम्पावर्ड कहा जा सकता है? हाँ, मेरा ही मानना है कि महिला आज के ज़माने में सही में एम्पावर्ड है। और आप देख सकते हैं हमारे एमडीए में गर्ल्स बहुत सारी हैं और यहाँ पे उनको कोई रोक टोक नहीं है। काफ़ी लड़कियाँ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती हैं क्योंकि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। उनके वहाँ पे जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी जैसे हम बोलते हैं, तो वो मेल पीछे करते हैं लड़कियों को, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी की। सो आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सशक्तिकरण आपके लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि आज की डेट में आप जब युवा हैं, आप यंग हैं, आप जो सोचती हैं वो एक तरह से मिरर है हमारे समाज का, जो आगे जा कर के हमारा बड़ा समाज बनेगा। आई थिंक अगर हम ये लड़का और लड़की का बायसनेस, जो भी जेंडर डिफरेंस है, ये हटा के सिर्फ बच्चों को एनकरेज करें कि हर कोई इक्वल है, हर कोई किसी को आगे बढ़ना चाहिए, तो आई थिंक फिर सोसाइटी में ये पूरा बायस रहेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जो समाज है हमारा हिंदुस्तान का अर्बन एरियाज में, वो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए जगह दे रहा है? अभी सब समझते हैं कि महिलाएं भी एक समाज के बहुत अहम हिस्से हैं, तो मेरे हिसाब से पहले से अभी बेहतर है। लेकिन मतलब हमें चाहिए कि एजुकेशन पे ठीक से ध्यान दिया जाए। तो सशक्तिकरण की कई मिसालें होती हैं, सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी होती हैं, देहात में भी होती हैं। एक ऐसी ही मिसाल है सुनीता, जिसने कला के जरिए वन्य जीवन का संरक्षण करने का मैसेज, संदेश लोगों तक पहुंचाया। आइए देखते हैं कैसे। सुनीता धैर्यम एक कलाकार है, एक कलाकार जिसे जंगल की जिंदगी पसंद है। उनका सफर कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क से सटे एक छोटे से गांव मंगला से शुरू हुआ, वो भी एकदम निजी तौर पर, ताकि अपने सपनों को साकार कर सके। 1995 में जब मैं अमेरिका से वापस आई तो बंगलुरु की हालत देखकर फैसला कर लिया कि वहाँ नहीं रहूंगी। ये बात मैंने माँ को भी बताई। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए वापस आई थी। फिर मैंने ये जमीन चुनी और इसे खरीदा। मदद मिली कर्नाटक वन विभाग से, जिसके मुताबिक बांदीपुर के बाहर एक सरकारी रिजॉर्ट पर वन्य जीवन से जुड़े भित्ति चित्र पेंट किया जाना था। नए माहौल में आकर सुनीता को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वो अपने नए घर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए काफी कुछ कर सकती है। मरियम्मा ट्रस्ट के कामों में से एक है ये मुफ्त क्लिनिक, जो आसपास के गांव के लोगों के लिए चलाते हैं। यहाँ हर रोज एक नर्स आती है, महीने में एक बार डॉक्टर आता है, इलाज से लेकर दवाओं तक सब मुफ्त है। And that's when the Mariamma Charitable Trust. जब मारियम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट बना तो सबसे पहले सवाल ये उठा कि पैसा कहाँ से आएगा। तब मैंने टेम्पल ट्री डिजाइन शुरू किया और इसमें मेरी कला काम आई। हमने काम शुरू किया और इससे पैसे मिलने लगे। Using my skills as an artist. बांदीपुर नेशनल पार्क काफी करीब है। पार्क के करीब रहने वाले लोगों की चिंता ये है कि उनके मवेशियों को जंगल में रहने वाले जानवर मार डालते हैं। ऐसे में सुनीता उन गांव वालों को मुआवजा दिलाती है जिनके मवेशी मारे जाते हैं। मैंने पैसे देने की शुरुआत की, लेकिन इस शर्त पर कि बदले में कोई शिकार नहीं होगा या फिर जंगली जानवरों को जहर नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट के जुटाए पैसों से मंगला गांव के देसी कुत्तों की भी नसबंदी की गई, ताकि आबादी पर लगाम लगे। ये बेहद एकांत जिंदगी है, न पार्टी होती है न दूसरे सामाजिक काम। मुझे जो कुछ मिलता है वो मेरा फैसला है। मेरा परिवार भी इससे खुश नहीं। उन्हें लगता है कि मैं सनकी हूँ, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं।
कैमरा पर्सन डीएम कुमार के साथ बांदीपुर से माया शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक रिपोर्ट कहती है कि किस तरह से महिलाओं और पुरुषों के बीच में जब एजुकेशन के डिफरेंस को देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो क्या ये असर डालता है महिलाओं के आगे बढ़ने पर, उनके एम्पावर होने पर? इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब स्कूल भेजने की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, ख़ास तौर पे उस तबके में जिनके पास ज़्यादा पैसा ना हो, तो शायद बेटे को पब्लिक स्कूल भेज दिया जाए, बेटी को गवर्नमेंट स्कूल भेज दिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि महिलाओं के लिए आगे जाके सशक्तिकरण का एक हथियार बन सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राहें नहीं है। महिलाओं का पढ़ाई के प्रति उनका रहना आगे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कहावत है कि आप अगर एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप एक इंसान को पढ़ाते हैं, लेकिन आप जब एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप न केवल एक परिवार बल्कि आप समाज को पढ़ाते हैं। तो समाज को बढ़ने के लिए महिलाओं को पढ़ना, उनका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को खास तौर पे अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता घर के डिसीजंस में आवाज़ उठाने का। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं जहाँ पे पिछली कंपनी में काम करता था, वहाँ पे एक मेरी कलीग थी, उसका भी एक अच्छे बी स्कूल में सिलेक्शन हो गया था, पर उसे उसके पेरेंट्स ने बी स्कूल में नहीं जाने दिया, सिंपली बिकॉज उसकी उम्र ज़्यादा हो रही थी। वो चाहते थे कि वो शादी कर ले, और वो डिस्पाइट दिस फैक्ट कि वो जाना भी चाहती थी पर वो नहीं गई, एंड पिछले साल उसकी शादी हो गई। बिल्कुल, आपने जो बात बताई, जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण से हम आपको सीधा ले चलते हैं एक दूसरी लड़की की तरफ, शामू। शामू ने इसका बिल्कुल पलट किया। 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, उसकी किस्मत लिख दी गई, लेकिन 21 साल की उम्र में उसने अपनी किस्मत बदल डाली, एक नई किस्मत लिखी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, पुलिस में दाखिल होना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति से अपने आप को अलग किया और पढ़ाई को चुना। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे को नहीं चलना, मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे को पुलिस बनना है आगे, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पहाड़ सा हौसला, अनगिनत सपने और कुछ कर दिखाने का जज्बा। मजबूत इरादे वाली शामू मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले के धोती गांव में एक मिसाल बन चुकी हैं। बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनने का ख्वाब लिए ये लड़की जब 12 साल की हुई तो पैसे की कमी के चलते परिवार ने उसे शादी के बंधन में बांध दिया। वो साल 2005 था। ससुराल वाले जैसे उसका बचपन छीन लेना चाहते थे। आखिरकार उसने बड़ा फैसला किया, पढ़ाई और पति में से पढ़ाई को चुना। फरवरी 2014 में तलाक ले लिया। मैंने देखा कि गांव में छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं और उनको ससुराल भेज देते हैं, और ससुराल जाने के बाद उन्हें आज़ादी नहीं मिल पाती है। और मेरी आंखों में बचपन से ही ये सपना था कि मैं पुलिस बनूं। मैं पुलिस बनूं इसलिए पढ़ाई ज़रूरी थी, क्योंकि अगर पढ़ नहीं पाती तो पुलिस कैसे बन पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी, और मैं पढ़ना चाहती थी। और मेरी भी बचपन में शादी कर दी थी, तो ससुराल वाले, मेरे सासू ससुर और भी परिवार के रिश्तेदार भी आए, मेरे पति भी आए और बार बार लेने के लिए आए, लेकिन मैंने मना, पहले मम्मी पापा ने मना कर दिया, फिर वो मुझसे से पूछने लगे कि चलना कि नहीं चलना, तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे को नहीं चलना, मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे को पुलिस बनना है आगे। इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, और मैंने तलाक दे दिया। शामू अब 21 साल की हो गई है, कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई उसके परिवार पर बोझ न बने, इसके लिए उसने छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना जेब खर्च निकाला। अब वो आंगनबाड़ी में सुपोषण कार्यक्रम के तहत सहयोगिनी का काम कर रही है। गांव की महिलाओं को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। भरोसा, हाँ, नाम हमारी बेटी पे हमने भरोसा है साहब कि हमारी छोरी नाम रोशन करेगा। इनको सरकार से अगर मदद मिलेगा तो बरोबर छोरी हमारी आगे बढ़ सके सर। बाल विवाह जैसी कुप्रथा से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो नाकाफी रहे हैं। सरकारी दावों की हकीकत आंकड़ों में नजर आती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 की माने तो देश भर में 47.3% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई, जिसके मुकाबले मध्य प्रदेश का आंकड़ा 57.3% है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में
बाल विवाह का प्रतिशत 53.2% रहा। वहीं 2011-12 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 50.2% हो गया। 15 से 19 साल के बीच गर्भ धारण करने वाली महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना भी ज्यादा करती हैं। इनमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा दर्ज की गई है। बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य के साथ शैक्षणिक विकास में भी बाधा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-2006 के मुताबिक 6 से 17 साल की उम्र की लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट रेट 5.8% है। बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी कानून तो बनाए गए, लेकिन उन पर अमल कहीं नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ साल 2009 में महज 2 मामले दर्ज हुए। 2010 में 5 और 2011 में केवल 9 मामले दर्ज किए गए। अगर मालवा से जफर मुल्तानी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद वापस आएंगे। इस चर्चा को इन छात्रों के साथ जारी रखेंगे और साथ ही आपको कुछ और ऐसी मिसालें दिखाएंगे जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की तरफ रुख किया।